तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है, उसमें हम लोग क्या किए हैं, अल्कोहल से हेलोल्केन बनाए हैं। तो उसी वीडियो में कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उसमें मैंने बताया था कि हेलोल्केन बनाने के कुछ तरीके और हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन से हम लोग बना सकते हैं हेलोल्केन, और कुछ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का दूसरा टॉपिक है, क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन से क्या बनाएंगे, हेलोल्केन बनाएंगे। अब हेलोल्केन आप लोग को मालूम है किसको बोलते हैं, आरएक्स को बोलते हैं ना, आरएक्स को बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन दो तरीके के हाइड्रोकार्बन से हम बनाएंगे। पहला तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको एल्केन बोला जाता है, और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसमें हम लोग एल्कीन ही लेंगे। सर एल्काइन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एल्काइन से एल्कीन बनाना इजी है, फिर उसी मेथड को हम लोग फॉलो कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग, करें ना। ठीक है, फिर देखो, पहला क्या अपना एल्केन है, तो हम कहाँ शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं कहां से, एल्केन टू हेलो एल्केन। ठीक है, अब ये जो है ना, ये प्रोसेस ये होता क्यों है, ये मतलब होता कैसे है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ये मैं यहाँ पर नोट लिखते जा रहा हूँ, ये मैं नोट लिखते जा रहा हूँ, ब्लैक मार्कर से लिखेंगे क्योंकि ब्लू मार्कर से शायद दिख नहीं रहा था वीडियो पे, मतलब वीडियो में आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा। तो कोशिश ये रहेगी ब्लू मार्कर का कम से कम यूज करें और ब्लैक मार्कर से हम काम चलाएं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मेरे पास ब्लू मार्कर है नहीं, दिख रहा है ना, ये है। तो देखो, इसमें कुछ बातें मैं लिखूंगा इंपॉर्टेंट। दिस रिएक्शन occurs in the presence of सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होती है, सन लाइट। इसको मैं थोड़ा सा ना मार्क कर दूंगा ताकि आपको दिखे, सनलाइट के प्रेजेंस में। और सनलाइट को हम दिखाएंगे किससे, एच म्यू से, एच म्यू। ठीक है, और दूसरा देखो, इस रिएक्शन को बोलते हैं ये रिएक्शन प्रोसीड होगा किससे, डन विया फ्रीडल क्राफ्ट, मतलब ये कौन सा रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होने वाला है, डन विया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, ये कुछ हो गई बातें। अब देखो, जैसे कि हेलोजिनेशन क्या होगा, इसका क्या करेंगे, इस रिएक्शन का यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एल्केन का हेलोजिनेशन करेंगे तो हेलोल्केन बनेगा। ठीक है, और ये रिएक्शन जो होगा, हेलोजिनेशन जो रिएक्शन होती है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है ये मैं आगे बताने वाला हूं आपको, बस ध्यान रखना कि इस मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 3, शायद ऐसे आ जाए। पहला आएगा इनिशिएशन, दूसरा आएगा प्रोपोगेशन, और तीसरा आएगा टर्मिनेशन। मतलब कि अगर एल्केन का हेलोजिनेशन करते हैं हेलोल्केन बनाने के लिए, तो क्या होगा, एक तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू गवर्न होगी, वो रिएक्शन प्रोसीड होगी। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। एक होता है इनिशिएशन, रिएक्शन को इनिशिएट करना, दूसरा होता है प्रोपगेशन, और तीसरा होता है टर्मिनेशन। ये तीनों स्टेप में क्या क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको एग्जांपल करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, कुछ मैं रिएक्शंस लिख रहा हूं, वहां पे देखो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो, जैसा कि मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे अगर CH4 है और यहाँ पे X2, यहाँ पर क्या लेंगे, सनलाइट, क्योंकि मैं बोला हूं ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है,
सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, तो होगा क्या, ये x की जगह पे क्या होगा, या तो Cl हो सकता है या फिर Br हो सकता है। ठीक है, फ्लोरिनेशन क्या होगा, फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन को मैं अलग से बताने वाला हूं, बस वेट करो। जब ये मीथेन हेलोजन के साथ, हेलोजन बोले तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हेलोल्केन बनेगा। यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन सकता है। अब ये कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। पहला ये देखो, इफ CH4 इज एक्सेस, अगर मीथेन आपका एक्सेस है तो क्या होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, तो उस टाइम जो मेजर प्रोडक्ट होगा ना वो क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा। ठीक है, ओके, पहला। दूसरा देखो, इफ X2 इज इन एक्सेस, अगर हेलोजन एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा, सभी हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे, तो फिर क्या बनने वाला प्रोडक्ट है, CCl4। ठीक है, तो मतलब मीथेन के हेलोजिनेशन से, मतलब हेलोजिनेशन पर दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, एक ये और एक ये। कंडीशन क्या है, CH3Cl कब बनेगा, जब CH4 एक्सेस में होगा। अगर हेलोजन एक्सेस में होता है तो सभी हाइड्रोजन को हेलोजन क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और CCl4 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है इस रिएक्शन को समझने के लिए, इसको देखो। और देखो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा नोट करके लिख लेना, यहां यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, फ्लोरिनेशन will not occurs at रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मतलब रिएक्शंस नहीं कराया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू देयर वायलेंट नेचर। अब फ्लोरीन के वायलेंट नेचर के होने की वजह से फ्लोरिनेशन को हम लोग रूम टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं, प्रोसीड नहीं करा सकते हैं। इसको एक बार नोट करो अच्छे से, और जो जो बातें यहाँ पर लिखी गई है ना उसको नोट कर लो, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, नोट करो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हेलोजिनेशन में 3 स्टेप होते हैं, एक होता है इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन, 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, और ये जो हेलोजिनेशन होता है ना, ये सिर्फ 2 लोग का ही होता है, या तो क्लोरीन का होगा क्लोरिनेशन, या फिर ब्रोमीन का होगा ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर लिखते जाना, ये बातें यहाँ पर लिखते जाना। ये एजे स्टार करके एक कॉलम रहता है, मेरे हर लेक्चर में रहेगा, कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं राइट साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि वो बातें छूटे ना। तो ये पहला क्या लिखना है इसमें कि क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन will takes place easily, मतलब क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन को हम इजिली क्या कर सकते हैं, प्रोसीड करा सकते हैं। ये होंगे भी ये तीन ही, मतलब उसी 3 स्टेप से होने वाले हैं। ये क्लोरिनेशन भी 3 स्टेप से होगा, इनिशिएशन प्रोपगेशन टर्मिनेशन से। ब्रोमिनेशन भी ब्रोमिनेशन भी इनिशिएशन प्रोपगेशन और टर्मिनेशन के 3 स्टेप से ही होने वाला है। ठीक है, फ्लोरिनेशन नहीं होता है। आयोडीनेशन क्या होता है, ड्यू टू रिवर्सिबल बिहेवियर ऑफ iodination will not take place easily। क्या जरूरत पड़ती है, नीड सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नीड HiO3 या और HNO3, इसमें से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे ना
तो ही क्या होता है, आयोडीनेशन होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको क्या करनी है, नोट कर लेनी है अपने नोटबुक में। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं यहाँ पे एक क्लोरीनेशन का स्टेप रिएक्शन दिखाते हैं और एक ब्रोमिनेशन का। अब थोड़ा सा ध्यान रखना क्या करना है आपको कि क्लोरीनेशन क्या होता है, रिएक्टिव होता है। क्लोरीनेशन इज reactive in nature and bromination is selective। ब्रोमिनेशन इज सेलेक्टिव। ये बातें क्या करनी है आपको, ध्यान में रखनी है, जल्दी नोट करो भाई, इसको जल्दी नोट करो। क्लोरीनेशन क्या होगा, रिएक्टिव होगा। ब्रोमिनेशन क्या होता है, सेलेक्टिव होता है। और एक चीज ये बात आती है कि जो क्लोरीनेशन होता है वो क्या होता है, मतलब ये कैसा है, एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है। तो ये बातें ध्यान में रखना। ये जो ब्रोमिनेशन होता है ना, ये होता है एक्सोथर्मिक। क्या होता है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, सॉरी ये शायद गलती हो गया, यहाँ पे एंडोथर्मिक, सॉरी यहाँ पे डी एंडोथर्मिक। ठीक है, ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होता है ब्रोमिनेशन। और ये क्या होता है, क्लोरीनेशन क्या होता है, क्लोरीनेशन होता है एक्सोथर्मिक ड्यू टू देयर रिएक्टिव नेचर। अब देखो, ये ब्रोमिनेशन एंडोथर्मिक होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है। तो बात समझ आ रही है ना, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। और एंडोथर्मिक के लिए क्या होती है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये बातें ध्यान रखते जाओ साथ साथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इस टाइम ये समझ में नहीं आ रही होंगी कि मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ना, मैं कुछ सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी का मैं ऑर्डर लिख दे रहा हूँ। ऑर्डर क्या लिखना है कि जो ब्रोमीन होता है ना, वो क्लोरीन से ज्यादा सेलेक्टिव होता है। ब्रोमीन जो होता है वो क्लोरीन से क्या होता है, ज्यादा सेलेक्टिव होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, और जो क्लोरीन होती है वो फ्लोरीन से ज्यादा सेलेक्टिव होती है। ये पहला स्टेप ये। और दूसरा स्टेप क्या होता है, क्लोरीन ज्यादा सेलेक्टिव होता है फ्लोरीन से। अब देखो, अब ये सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी को कैसे आप मेजर करोगे ना, ये बातें थोड़ी सी ध्यान देने योग्य हैं। क्या है कि अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा एक छोटा भाई ग्राउंड में खेलने गया है, तो उसको कुछ बच्चे पीट दिए हैं, झगड़ा करके आया, कुछ बच्चे मार दिए हैं, और घर पे रोते हुए आया है और बोला है कि भैया मुझे या दीदी मुझे किसी ने मारा है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, भाई हो या तो छोटा भाई है, तो जाओगे ना गुस्से से कि चलो देखते हैं क्या होगा। लेकिन तुम गए हो उस ग्राउंड में, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई घर ही रुक गया है, तो फिर जाने के बाद तुम किसको मारोगे, सबको मारोगे ना, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि कौन मेरे भाई को मारा है। ओके, बात समझ में आ रही है। तुम्हारा भाई घर ही रुक गया है और तुम गए हो ग्राउंड में लड़ने कि मेरे भाई को मारा कौन है। तो उस केस में तुम क्या हो ना, उस केस में तुम रिएक्टिव हो। क्या हो, रिएक्टिव हो। लेकिन अगर तुम्हारे भाई को उस ग्राउंड का एक बच्चा मारा है और फिर तुम्हारे साथ उस ग्राउंड में तुम्हारा छोटा भाई जा रहा है, फिर तुम किसको मारोगे, चुन के सिर्फ उसको ही मारोगे ना, चुन चुन के मारोगे। तो जो चुन चुन के मारने वाली जो प्रोसेस है ना, वो सेलेक्टिव होता है। यानी ब्रोमीन क्या होता है ना, ब्रोमीन सब पर अटैक नहीं करता है, हर कार्बन पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अटैक कहां करेगा, चुन के करेगा। अब वो कैसे चुनता है, ये बातें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, अरे नहीं आ रही तो पीछे करो ना वीडियो यार, पानी पी लो थोड़ा सा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्लोरीनेशन क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ब्रोमिनेशन क्या होता है, सेलेक्टिव होता है। ये ब्रोमिनेशन एंडोथर्मिक होता है और क्लोरीनेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। कोई दिक्कत बोल दो नहीं है, जब नहीं है तो इसको नोट करो और आगे हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। ठीक है,
जो क्या होता है, ये इसको नोट करो, नोट करते हैं, तब तक मैं इसको इसको क्लीन कर दूं ना, कर दे रहा हूँ। कौन सा है तुम देखने आ रहे हो, नोट कर लेना पीछे, वीडियो को पीछे करके। हो गया होगा, मुझे आइडिया है कि थोड़ा सा आप लिखने में भी बिजी होंगे, कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूँ, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये मैं तीनों स्टेप जो होता है ना, इनिशिएशन का, प्रोपेगेशन का और टर्मिनेशन का, ये मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। ध्यान दो, आराम से समझोगे बिना कुछ रिजिक के, ओके। ये परफ्यूम है, ये आओगे तो तुम लोग भी मारेंगे इसी पर, मतलब इसी को तुम्हारे पर भी देंगे, ठीक है। पता नहीं पहले गांव में ना इसको फुसफुस बोला जाता था, कि हमारे यहाँ तो खैर हम लोग बिहार से हैं तो भोजपुरी वहाँ बोली जाती है, तो पता नहीं तुम लोग कितने लोग बिहार से हो, जो बिहार से होंगे कमेंट करना तो यार, मुझे बहुत लगाव है उनसे, बिहार वालों से, ठीक है। अब देखो क्या करना है अपन लोगों को, ये आपको सीख गया ना, मतलब पीछे क्या लिख बताए थे वो बातें सिर्फ दिमाग में रखनी है, और आगे क्या करना है इसको ध्यान में यूज में लाना है। अब देखो मैं स्टेप सिखा रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन देखो, ये CH4 है, क्या है, CH4 है। यहाँ पे क्लोरीन का क्लोरीनेशन करा रहे हैं, सनलाइट होगा, तो प्रोडक्ट जानते हो क्या क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl, पहला बनेगा CH2Cl2, CHCl3, CCl4। अब देखो आपको आइडिया होगा कि ये सारे ना स्टेप वाइज, पहले ये बनता है, देन ए, देन ये, और लास्ट में ये, ठीक है। एक ही बार में चारों प्रोडक्ट ये नहीं बनते हैं, ओके, ये बात समझ में आ रही है। और आपको ये मालूम है ये कब बनेगा, जब मीथेन एक्सेस में होगा। क्या होगा, जब मीथेन एक्सेस में होगा तो ये बनेगा, और जब ये एक्सेस में होगा तो ये बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों, आ रही होगी। तो ये 3 स्टेप से होके गवर्न होता है, किस स्टेप से, 3 स्टेप से। ये इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। अब ये इस स्टेप में, इस मैकेनिज्म में, ये गलती से तुम कभी भी ये मैकेनिज्म देखोगे ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो उसमें 3 स्टेप होते हैं, ठीक है ना। वो 3 स्टेप को मैं थोड़ा थोड़ा आपको करके मैं बताऊंगा, कि ज्यादा सोचना नहीं है, जो क्वेश्चन आएगा वही करना है अपन लोग को, ठीक है। अब देखो ये है, इसमें पहला है इनिशिएशन, इनिशिएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इसमें क्या होता है, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इसमें फ्री रेडिकल जनरेट होता है, ठीक है। किससे जनरेट होता है, हीट से, लाइट से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। आप में क्या करना है, आपको लाइट ही लेना। लाइट से क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है। ये कैसे जनरेट होता है, ये Cl2 को मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना सकता हूं ना, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो बनेंगे क्या, ये 2Cl रेडिकल। बना कि नहीं बना जी, 2Cl रेडिकल बना। दूसरे स्टेप में क्या होता है, अब ये जो रेडिकल होता है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। मान लो तुम 2 भाई हो, कोई आए किसी भाई को मार दे जान से, तुम क्या करोगे, बदला लेने के लिए लेने लोगे ना यार, बॉन्ड टूट जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे भाई का, तो बदला लोगे कि नहीं लोगे। तो ये इस दो Cl2 का ये बॉन्ड टूट गया है, और ये क्या हो गया, आपस में बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गए हैं, तो अलग अलग Cl को क्या बोलेंगे हम, रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। ये ऐसे बस थोड़ा थोड़ा बातें समझ जाओ, एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म है, उतना मैं आपको यहाँ परेशान नहीं करूंगा, ठीक है ना। सर पढ़ाई में परेशान कैसा, अरे तुमसे क्वेश्चन ही तो करना है यार, तुमको क्वेश्चन कर लोगे आराम से, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या होगा, फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। दूसरा स्टेप होता है प्रोपगेशन का। क्या होता है, प्रोपगेशन का,
प्रोपोगेशन का। अब प्रोपोगेशन में होता क्या है, रिएक्शन प्रोसीड होती है बाय द अटैक ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, क्या होगा, फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है, मतलब इसमें अब ये Cl रेडिकल क्या करेगा, देखो ये CH3H है ना, अब यहां पे क्या होगा, एक Cl रेडिकल आएगा, एक Cl रेडिकल आया और बनाया क्या, ये CH3 रेडिकल बनाया और साथ में HCl। फिर ये CH3 रेडिकल क्या करेगा, ये Cl2 के साथ अटैक करेगा, फिर ये क्या बनाएगा, CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। अब देखो ये ऐसे करके ना प्रोसीड होता जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा CH4 से एक हाइड्रोजन यहाँ पे हटा, फिर दूसरी बार में दूसरा हाइड्रोजन हटेगा, फिर तीसरी बार में तीसरा हाइड्रोजन हटेगा, चौथी बार में चौथा हाइड्रोजन हटेगा। लास्ट स्टेप ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लास्ट स्टेप ध्यान रखना तुम लोग, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। और जो लास्ट स्टेप है ना, ये होता है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होता है, ये मैं आपको शुद्ध देसी भाषा में सिखा दूं, सभी फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं, सभी फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं। तो यहां पर नोट कर लो, ऑल रेडिकल कंबाइंस with each other, तो इसके लिए आपको क्या रखना है, सभी रेडिकल को यहां पर लिख लो। देखो ये रेडिकल बन रहा है, ये रेडिकल बन रहा है, यही दो बन रहा है ना, और कोई तो रेडिकल बन नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये रेडिकल क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे, क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे। ठीक है, और आपको ये भी आइडिया है कि आपको क्या बन रहा है, ये CHCl3 बन रहा था, CCl4 बन रहा था, CH2Cl2 बन रहा था, तो ये तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में रेडिकल कंबाइन होंगे। तो क्या यहाँ पर क्लोरीन बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर क्लोरीन बनेगा ना, यहाँ पर सभी रेडिकल कंबाइन हो रहे हैं, तो ये भी तो एक रेडिकल है, ये भी कंबाइन होगा, तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन बनता है। ठीक है, या ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन बनेगा। ओके, दूसरी बात, क्या यहाँ पे इथेन बनेगा मेरे बच्चों, क्या यहाँ पे इथेन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पर इथेन बनने वाला है, क्योंकि मिथाइल क्या है, रेडिकल है ना। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, तो इसको नोट कर लो, यहाँ पे खत्म हो गया, ये टॉपिक तो खत्म हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें क्या है, कि इनिशिएशन में फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है, प्रोपगेशन में वो रेडिकल एक दूसरे मतलब वो रेडिकल सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, इस सबस्ट्रेट पे, और रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। ठीक, उसके बाद आता है टर्मिनेशन। उस टर्मिनेशन में क्या होता है, रेडिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में कंबाइन हो क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लो ये आपस में जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ठीक है, ये इससे जुड़ा, तो मतलब सभी रेडिकल आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। तो ये तो दो प्रोडक्ट बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ ये भी क्या होंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। ओके मेरे बच्चों, तो ये टोटल था आइडिया किसके बारे में, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हैलोएल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नोट करो, इसको ध्यान से नोट करो, डरने वाली बात नहीं है, वीडियो को पीछे करो फिर दोबारा देखो। ठीक है, नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन का मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उसका समाधान किया जाएगा। नोट करो। देखिए, जैसा कि आप लोग को मैंने पीछे मैं पीछे बता दिया हूं कि कैसे हैलोजिनेशन होगा, क्लोरिनेशन कैसे होगा, ब्रोमिनेशन कैसे होगा, आयोडीनेशन और ये फ्लोरिनेशन तो होता ही नहीं है। आयोडीनेशन के मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा अभी। तो ये यहाँ पर मैं पहले कुछ क्वेश्चंस लिखा हूँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। अब देखो, ये तो बेंजीन है, यहाँ पर ये एल्काइल पार्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एल्काइल पार्ट होगा तो अगर हैलोजिनेशन कराते हैं हम सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यही कराने वाले हैं। ओके, बात समझ में आ रही है ना बच्चों। तो जो भी हैलोजिनेशन का प्रोसेस होगा यहीं पे फॉलो होने वाला है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एल्कीन है और हम जानते हैं एल्कीन के हैलोजिनेशन तो पढ़े नहीं है, सिर्फ एल्कीन का पढ़े हैं। तो इस एल्कीन पर ही हम क्या करने हैं, अपना प्रोसेस काम करने वाला है। अब देखो, Cl2 लिए हैं और साथ में HNO लिए हैं, Cl2 लिए हैं और साथ में Cl2 लिए हैं, साथ में HNO लिए हैं। तो क्लोरीन क्या होता है, रिएक्टिव होता है ना,
मतलब तुम जाओगे ग्राउंड में तो जो सामने आएगा पहले उसी को मारोगे, यही होगा ना। तो ये क्लोरीन सबसे पहले अटैक कहां करेगा, यहां पे करेगा। ओके, लेकिन ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन सेलेक्टिव होता है। तो थोड़ा सा ना यहां पर एक ऑर्डर लिख लो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख लो। हालांकि ना ये उतना सही नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं बोल दूं, ये 1 डिग्री 2 डिग्री, कोशिश करना कि मतलब इससे काम हो जाएगा आपका, कि ये सही उतना सही नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं कर दे रहा हूँ। और सेलेक्टिविटी का क्या होता है, सेलेक्टिविटी का ऑर्डर देख लो, 2 डिग्री ज़्यादा होता है 1 डिग्री से, और 3 डिग्री ज़्यादा होता है 2 डिग्री से। मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये आपको सिलेक्टिविटी के लिए याद रखना है, मतलब ब्रोमिनेशन के लिए ध्यान रखना है। अब देखो ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री है कि नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा है। ये कार्बन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा है और यहाँ पे कार्बन से जुड़ा है। तो ब्रोमिनेशन कहाँ होगा, ब्रोमिनेशन कहाँ होगा, 2 डिग्री में सबसे अधिक होगा। तो ये ब्रोमीन कहाँ चिपकेगा, इस कार्बन पे। तो क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा क्या मेरे बच्चों, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा ना, क्योंकि ब्रोमीन कहाँ आएगा, 2 डिग्री वाले कार्बन पे आएगा। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 12th का। दूसरा देखो, ये Cl2 कहाँ अटैक करेगा, 1 डिग्री, मतलब यहीं पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या ये बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना, क्योंकि क्लोरीन यहीं पे यहाँ पे अटैक करेगा, ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे करेगा, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन की ऑर्डर क्या होता है, क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो पहले देखेंगे यहाँ पर 3 डिग्री है क्या, ये एक ही कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री है, ये एक ही कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री है, ये एक ही कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री है। लेकिन ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2 3, तो क्या ये 3 डिग्री है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना। तो क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 और एक ये 4, तो ये 3 डिग्री का है। तो 3 डिग्री में सब 3 डिग्री में क्या होता है, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमीन कहाँ अटैक करने वाला है, यहां पे अटैक करने वाला है। तो क्या यही प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमीन के लिए, क्या ब्रोमीन के लिए यही प्रोडक्ट बनने वाला है, बनेगा ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो, यहां पे 1 डिग्री है, यहां पे 1 डिग्री है, यहां पे 1 डिग्री है, मतलब आपको क्लोरीन कहाँ अटैक कर सकता है, कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है। तो या तो यहाँ पे कर देगा, यहाँ पे कर देगा, यहाँ पे कर देगा। तो मैं अभी कोई एक ही प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि आप 3 लिख सकते हो, यहाँ पर एक रख दोगे, यहाँ फिर दूसरी बार में यहाँ पे रख दोगे, तीसरी बार में यहाँ पर रख दोगे। तो मैं एक ही प्रोडक्ट जस्ट सिंपल आपके आपके समझने के लिए आपको मैं करा दे रहा हूँ। क्या दिक्कत है, ये बनेगा ना, कोई दिक्कत, बनेगा। देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही हेलोजन, एक ही क्लोरीन जुड़ा है क्या, मतलब ये मोनो हेलो प्रोडक्ट है ना। तो क्लोरीनेशन के केस में कितने मोनो मोनो क्लोरीनेशन क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कितने, सिर्फ एक क्लोरीन जुड़ के प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। एक बार क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा एक, दूसरी बार में यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा दूसरा, और तीसरी बार में कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे। तो मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कितना बनने वाला है इस केस में, कितना बनने वाला है, 3 बनने वाला है, 3 बनने वाला है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, बहुत अच्छा टॉपिक है ये क्या हो, टोटल मोनो हेलो प्रोडक्ट। लेकिन ब्रोमिनेशन की केस में क्या होगा, सिर्फ यहीं पे अटैक करेगा। तो कितना मोनो हेलोजिनेटेड मतलब मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट कितना बनेगा, सिर्फ एक। मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट कितना बनेगा, सिर्फ एक, क्योंकि ब्रोमीन यहीं पे अटैक कर सकता है और कहीं कर ही नहीं सकता। ठीक है सर, यहाँ पे कर दिया तो करेगा यार, बहुत कम करेगा, ठीक है। अगर मान लो उर्दू के टीचर से केमिस्ट्री पढ़वाओगे तो क्या कैसे थोड़ी कि बोलेगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना वो, और नहीं तो आओ तो जो मतलब जो पढ़ते हैं उसको तो बोलेगा ही। बात समझ में आ रही है। तो ब्रोमिनेशन के केस में मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट कितना बनने वाला है, सिर्फ एक बनने वाला है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नोट देखो, ये जो नोट है ना,
दिस इज नॉट द गुड वे टू प्रिपेयर हेलोल्केन, बिकॉज ये जो हम एल्केन से हेलोल्केन बना रहे हैं ना, ये एक अच्छा तरीका नहीं है हेलोल्केन बनाने का। सर ये क्या उस टाइम से आप आधे घंटे से यही पढ़ा रहे हो फिर बोल रहे हो कि ये अच्छा तरीका नहीं है? अच्छा तरीका ये नहीं है। मान लो आप मीथेन का हेलोजिनेशन करा रहे हो तो आपको क्लोरोमीथेन चाहिए, तो क्या उसमें इथेन नहीं बनेगा? बनेगा ना। क्या उसमें क्लोरीन नहीं बनेगा? बनेगा ना। क्या उसमें CH2Cl2 नहीं बनेगा? सर बनेगा। क्या उसमें CHCl3 नहीं बनेगा? बनेगा। सर क्या उसमें CCl4 नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो आपको तो सिर्फ क्लोरोमीथेन चाहिए था, CH3Cl चाहिए था। सर इतना मिक्सचर क्या करेंगे हम, ये तो हमारा थोड़ा सा प्रोडक्ट बन रहा है और इतना सारा और प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो बेटा इसीलिए ना ये क्या होता है, ये अच्छा तरीका नहीं होता है। ठीक है, ये हेलोल्केन बनाने का एक अच्छा तरीका नहीं है। मींस फ्रॉम द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन वी विल प्रिपेयर अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ एल्केन। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हेलोजिनेशन से क्या हो गया, आपको थोड़ा सा ये बातें ध्यान में रखने वाली है। और रुको कहीं जाना मत, एक और क्वेश्चन कराते हैं, खूब प्यारा सा क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। ये शायद एनसीईआरटी का है, ये क्लास 12 का पांचवा या छठा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, ये ध्यान दो। मतलब ना उसमें एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ये दिया है कि एक यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, C5H10, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर इसका एक बार रिएक्शन करा रहे हैं हम Fe के साथ Cl2 के प्रेजेंस में डार्क में, तो ये नो रिएक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? नो रिएक्शन शो कर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये रिएक्शन आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूं। अगर इसी का हम क्या कर रहे हैं, Cl2 का सनलाइट के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट दे रहा है। ये क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है। तो बताइए ये क्या होगा, ये C5H10 क्या होगा? ठीक है, एल्कीन होगा, बताओ, या कुछ और होगा, या फिर कोई एल्केन होगा? सर ये जो रिएक्शन है ये तो पता नहीं क्या है, ये तो हम नहीं जानते हैं। सर अगर इसकी बात करें, अगर Cl2 के साथ मतलब हेलोजिनेशन हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, सर सिर्फ वहां पे एल्केन ही देता है। मतलब सिर्फ एल्केन ही शो करता है क्या, सनलाइट के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन। तो सर C5H10 ये तो एल्कीन का फॉर्मूला है। नहीं, ये एल्कीन का फॉर्मूला नहीं है, ये साइक्लो एल्कीन का फॉर्मूला है। तो क्या इससे बनने वाला प्रोडक्ट ये होगा क्या? यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? सर 9 10। कार्बन कितने, कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। तो कार्बन 5 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया? 10। तो ये क्या होता है, साइक्लोपेंटेन था ये स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन है। मुझे तो याद था क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दिया हूँ। अब इसको नोट कर लो, ठीक है ना। अब आपको हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन क्या कर दिया, मैं खत्म कर दिया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एल्कीन से बनाना सीखेंगे हेलोल्केन। वो बहुत अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका। देखो मेरे लाल बाल गोपाल, ये दो रिएक्शन में लिखा हूँ, ये दोनों सिमेट्रिकल के एग्जाम्पल हैं। देखो ये डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन नंबर सेम है ना, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन नंबर क्या है, सेम है, दो इधर दो इधर, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन से कैसे हेलोल्कीन बनाएंगे ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे होगा ये, ये ना पाई बॉन्ड टूटता है एक्चुअली, मैं यहाँ पर थोड़ा मैकेनिज्म करके आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। और उससे पहले आप क्या लिख लो कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होता है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन 3 डिग्री ज्यादा होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देख लो थोड़ा सा, मैं इसी बात को मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पाई बॉन्ड को मैं तोड़ रहा हूं किसी एक साइड, मान लो किसी एक साइड तोड़ दिया, तो इधर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर मान लो मैं इधर तोड़ा होता तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, बात सेम रहती, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर बनता तो भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता, तो हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि किधर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ठीक वैसे ही कहानी इसके साथ भी होने वाली है, और ये H प्लस है और ये Cl माइनस है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम कहीं Cl को हम मान लो यहाँ अटैक करा देंगे और H प्लस को हम कहीं अटैक करा देंगे। इसके लिए कोई रूल नहीं होता कि किसको कहाँ भेजना है, इसके लिए कोई रूल नहीं है। बस ये डबल बॉन्ड के दोनों साइड वाले कार्बन पे आप किसी कहीं H प्लस भेज दीजिए, कहीं Cl माइनस भेज दीजिए। तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट और क्या होगा, यहाँ पे मान लो आप H लिखे हो और यहाँ पे क्या लिखे हो, Cl। ठीक है, तो ऐसा प्रोडक्ट बनाना, देखो ये हेलोल्केन बना कि नहीं बना, ये बना ना क्लोरोइथेन, क्या बना ये क्लोरोइथेन, कोई दिक्कत नहीं ना, बन गया ना। यहां पर देखो इधर भी एक बॉन्ड टूटेगा, मान लो इधर टूटा तो निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो अभी 2 डिग्री, इधर गया तो भी इधर निगेटिव इधर 2, इधर का पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा। तो जब सिमेट्रिकल एल्कीन हो तो हम कभी भी ये नहीं देखते हैं कि कौन सा रूल किसको कहाँ, H प्लस को कहाँ भेजना है और Br माइनस को कहाँ भेजना है। ठीक है, सिर्फ सिमेट्रिकल के केस में। तो ये मान लो ये इसको मैं यहाँ भेज दिया और इसको मैं यहाँ भेज दिया, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH CH CH3, यहाँ पे Br आया और यहाँ पे H आया। तो देखो ये सिमेट्रिकल की कहानी थी, क्या थी, ये सिमेट्रिकल की कहानी थी। वीडियो पॉज करो, नोट करो, हम आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया, नोट कर लिए ना, वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिमेट्रिकल वाली कहानी हम देख लिए। अब हम क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल की कहानी देखते हैं। अनसिमेट्रिकल की कहानी क्या करते हैं हम देखते हैं, अनसिमेट्रिकल की कहानी देखते हैं। थोड़ा सा लग रहा है अच्छे से क्लीन हो नहीं रहा है ये, बट कोई ना, मैं हूं ना इसके लिए। इसको परफ्यूम की आदत लग गई है, अब बिना परफ्यूम के साफ नहीं होता है। देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये कैसे आप पहचानेंगे कि ये कैसे होगा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो सॉरी, सिमेट्रिकल से आप समझ गए ना। अब बात आती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। किसकी बात आती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। यहां पर क्या करना है अपन लोगों को, यहां पर देखो जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक मैकेनिज्म देखो अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, अच्छे से सीख जाओगे। मान लो HCl का आता है, तो मैं इस कार्बोकेटाइन को, इस पाई बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ूंगा, दो तरीके से। एक यहां पर मैं बना दूं पहले इनको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर यहीं पे मैं बना दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी इस पाई बॉन्ड को मैं एक बार ऐसे तोड़ रहा हूं, तो इस पर क्या आएगा, निगेटिव, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, बात समझ में आ रही है। इस पाई बॉन्ड को मैं इधर तोड़ा, इधर लाया, तो इस पर निगेटिव आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं हम, तो निगेटिव, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इसी पाई बॉन्ड को मेरे प्यारे बच्चों मैं इधर तोड़ा, तो इस पर क्या आएगा, इस पर निगेटिव आएगा और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना इस पर। अब इस कार्बोकेटाइन की डिग्री बताओ मुझे, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2, यहां पर कितने कार्बोकेटाइन की डिग्री क्या हो गई, 2, यहां पे कार्बोकेटाइन की डिग्री क्या हो रही है, 1 डिग्री। तो आप बताओ ना मुझे कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है ना 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से। सर कैसे मालूम मुझे कैसे मालूम सर, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की डिग्री क्या होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ओके, बात समझ में आ रही है। तो ये इसको ध्यान में रखना है आपको
तो क्या ये 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल नहीं होगा? होगा ना ज्यादा स्टेबल। तो अब देखो, इसको मैं प्लस माइनस में तोड़ा, क्योंकि H प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो ये प्लस वाला अटैक कहां करेगा मेरे प्यारे बच्चों? ये यहां ये करेगा, और Cl वाला कहां अटैक करेगा? ये यहां अटैक करेगा। तो क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना? यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH Cl और यहां पे CH3। यहां पर भी अटैक करेगा, यहां पर भी बनेगा, ये वाला यहां पर भी बनेगा। मान लो कोई जरूरी है कि यह पूरा सब 2 डिग्री वाला कार्बोटाइन ही बनाएगा, कुछ तो 1 डिग्री वाला बनाएगा ना। तो यहां पर क्या बनने वाला है? यहां पे क्या बनने वाला है? ये Cl कहां जाएगा? यहां पे, और ये H कहां जाएगा? यहां पे। CH3 CH2 CH2 Cl। लेकिन कंडीशन क्या है मेरे, क्या है कंडीशन? ये मेजर है, ये क्या है? मेजर है, और ये क्या है? माइनर है। ये मेजर माइनर क्यों, हम कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है? इसकी स्टेबिलिटी क्या है बच्चों? इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है ना, काफी ज्यादा स्टेबल है ये, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये इस मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या करते हैं, पता करते हैं। ये ऐसे काम करता है, ठीक है। अब देखो, इसी चीज को ना आसानी से ना समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे, मार्कोनिकॉफ। कौन आए थे? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ साइंटिस्ट थे, बहुत प्यारे साइंटिस्ट थे। उनकी वजह से क्या होता है, सब आसानी तरीके से हो जाता है। उन्होंने क्या बोला, देखो, क्या इस पर निगेटिव चार्ज है? क्या इस पर, क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज है ना? तो इसको उन्होंने एडेंडम बोला। क्या बोला? एडेंडम। तो उन्होंने बोला कि अगर रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है, मतलब ये रिएजेंट हो गया, इस रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है वो एल्कीन के उस कार्बन पे अटैक करेगा, डबली बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। मतलब क्या? ये Cl इन दोनों कार्बन में से वहीं अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। ओके, ये Cl कहां अटैक करेगा? उसी कार्बन पे करेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। और जब यहां पे Cl जुड़ जाएगा तो क्या यही प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा? बनेगा ना। और ये वैसे भी हम जानते हैं क्या है कि मेजर है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बना है। सर यानी जो आप मैकेनिज्म पीछे बताए हो वो आना जरूरी नहीं है क्या? नहीं, वो आना जरूरी नहीं है। अगर आप मार्कोनिकॉफ समझ गए, मार्कोनिकॉफ कैसे लिखते हैं? मार्कोनिकॉफ, इसको मार्क रूल के थ्रू थोड़ा लिख लो। मैं पूरा वो, मैं वैसा टीचर नहीं हूं ना कि मैं पूरा लाइन लिखवाऊं उसका स्टेटमेंट। मैं सिर्फ कुछ बातें लिखवा दे रहा हूं, लिख लो। निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम अटैक ऑन डेड कार्बन which have less number of hydrogen in कार्बन डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? निगेटिव पार्ट वाला वहीं अटैक करेगा, उसी कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड वाले के बीच में कम हाइड्रोजन होगा। मतलब क्या? ये Cl वाला इसी कार्बन पे अटैक करना चाहिए। ये कौन बोला था? मार्कोनिकॉफ बोले थे, ठीक है। और मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यही मेजर प्रोडक्ट ही सिर्फ बनेगा, और जो कि यही सही होता है। तो मुझे आशा है कि आपको मार्कोनिकॉफ समझ में आ गया होगा, और मुझे यह भी आशा है कि आप क्या सीख गए होंगे, कैसे मेजर और माइनर प्रोडक्ट का डिस्टिंक्शन करते हैं। ओके, अब दूसरी बात देखो। दूसरी बात क्या होता है? एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। क्या होता है? एंटी मार्क रूल। तो कुछ करना नहीं है, इस मार्क के आगे एंटी लिख लो, और ठीक क्या करो, निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम अटैक ऑन डेड कार्बन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ या मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन C डबल बॉन्ड C। ओके, इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूं कैसे
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। जल्दी नोट करो, मैं इसी में कुछ चेंजिंग करूंगा, ठीक है, जल्दी हो गया, हो गया ना, सोना नहीं है, देखते जाओ, चलो बताते हैं, ठीक है। अब देखो, एंटी मार्कोनिकॉफ निकॉफ को हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। पेरोक्साइड क्या होता है सर? जहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। सर मुझे नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूं ना, एक स्ट्रक्चर बनाओ, H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और H। अब इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो O और O के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो जहां ये बॉन्ड प्रेजेंट हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड बोलते हैं। जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये लोग क्या है? ये सारे पेरोक्साइड हैं। तो उस पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम करता है, ओके। और दूसरी बात ये कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है वो सिर्फ HBr के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां पर तो आप HCl ले सकते थे मार्कोनिकॉफ में, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में सिर्फ HBr लेना है। क्या लेना है? सिर्फ HBr, ओके। मैं लिख रहा हूं ना, देखो यहाँ पे ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या करो, यहाँ पर एंटी लिखो और यहाँ पे मोर लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी मार्क रूल हो जाएगा। अब मैंने इसको मैं सीखा, इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से देखते जाओ। ये एंटी मार्कोनिकॉफ भी रूल भी ना, ये क्या कहा जाता है? अनसिमेट्रिकल पे ही वैलिड होता है ये। अब यहाँ पे ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चा? ये HBr के लिए। और यहां पर क्या लेंगे? यहां पे लेंगे पेरोक्साइड। क्या लेंगे? पेरोक्साइड। तो यहाँ पे निगेटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा? कहाँ अटैक करेगा? जहां पे जहां पे जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन C डबल बॉन्ड C। और ये रूल कौन सा है? एंटी। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे ये निगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा। सर यहाँ पे नहीं करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में इस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करने वाला है? यहाँ पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। अब देखो ये भी हेलोल्केन बना कि नहीं बना? बना ना। तो हम सिमेट्रिकल एल्कीन से भी हेलोल्केन बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल से भी हेलोल्केन बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि ब्रोमीन को हम कहाँ भेजना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे मार्कोनिकॉफ लगाते तो 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाता, ठीक है। अब एक नोट लिख लेना कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, खैरास इफेक्ट बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही, इसको नोट कर लो। और मैं कुछ बातें आपको बता दे रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं पे पढ़ा देता, क्योंकि अगर मैं इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया होता तो मैं यहीं पे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन खत्म कर सकता था, लेकिन ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये 1.5-2 घंटा बैठा के रखना ये सही नहीं है, मतलब ठीक है ना। उतना ही पढ़ो जितना ज़रूरी है। और ध्यान से देखना, आज का जो लेक्चर होगा, अगर कोई 11th मिस करके आया होगा तो उसके लिए काफ़ी सही है। और जो 11th में पढ़े होंगे, सॉरी, उसके लिए आप जल्दी जल्दी भी क्या कर सकते हो, इसको आगे कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, जहाँ रहो गरजते रहो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।